नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे मूल अधिकार, इंग्लिश में इसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के मध्य इनको रखा गया है। मूल अधिकार हमेशा से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं। हर एक एग्ज़ाम्स में लगभग जहाँ पे सामान्य ज्ञान पूछा जाता है वहाँ पे मूल अधिकारों को वरीयता दी जाती है। भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार आते हैं। मूल अधिकार सामान्यतया यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। ये देश की मूल विधि अर्थात संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। अनुच्छेद 13 के तहत इसमें कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार नागरिकों के लिए प्राणवायु के समान हैं। यही हमें आधुनिक युग में लाते हैं। मूल अधिकार के अभाव में नागरिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। मूल अधिकारों की प्रकृति राजनीतिक और सामाजिक है। राज्य के लिए इन्हें नकारात्मक कहा जाता है क्योंकि ये राज्य पर नागरिकों के हितों में कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के गारंटर की भूमिका निभाता है। मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। कुछ मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30। बाकी कुछ इसके अलावा विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद तथा संस्थाएं वगैरह आती हैं। अब बात करते हैं समानता के अधिकार की। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के मध्य ये आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के मध्य आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के मध्य आते हैं। इसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अब समानता के अधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 15 में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है लोक सेवा में समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत एक 16(4) और 16(4)A भी है, जिसमें 16(4) में है पिछड़े वर्गों को यदि उनका लोक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। 16(4)A में SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन कर दिया गया है। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लागू किया गया। अब नागरिक अधिकार के नाम से इसे जाना जाता है। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया। राज्य द्वारा सेना, शिक्षा के अतिरिक्त और किसी चीज में उपाधि का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई व्यक्ति किसी अन्य देश से भी उपाधि ग्रहण नहीं करता। यदि कोई विदेशी भारत में है तो वह किसी अन्य देश द्वारा दी गई उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति से ही उसे स्वीकार कर सकता है। 1977 में जनता पार्टी ने भारत रत्न पर रोक लगा दी थी। 1990 के दशक में भारत रत्न को पुनः प्रतिबंधित किया गया था। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 22
19 से 22 के बीच में जो हैं, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों द्वारा प्रदान किया जाता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, शिष्टाचार एवं सदाचार के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, न्यायालय की अवमानना रोकने में, किसी की मान हानि के संदर्भ में अपराध को बढ़ावा देने के लिए न्यायालय इन पे समय समय पे प्रतिबंध लगा सकता है। ये स्वतंत्रताएं हैं 6। बताते हैं कौन सी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में सभी जगह विचरण करने की स्वतंत्रता, परंतु इनमें भी कहीं कहीं पे प्रतिबंध है। इसके बाद अगला है भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, विधि सम्मत व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 20 में, अनुच्छेद 20, अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करना। इस अनुच्छेद का मतलब है इसमें। इसके बाद अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 किसी भी स्थिति में निलंबन इनका नहीं होता। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा दी जाती है इसमें। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसके बाद बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 के मध्य आते हैं ये। अनुच्छेद 23 के तहत मानव व्यापार एवं बेगार पर रोक लगा दी गई। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नागरिकों को किसी भी कार्य के लिए बाध्य कर सकता है। बंधुआ श्रम के उन्मूलन के लिए 1975 में बंधुआ श्रम उन्मूलन कानून लागू किया गया था। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक लगाता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों एवं खतरनाक कार्यों के लिए प्रतिबंधित किया गया। अक्टूबर 2006 में बाल श्रम उन्मूलन कानून लागू किया गया था। इसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य है ये। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, परंतु यह स्वतंत्रता लोक व्यवस्था सदाचार को ध्यान में रखकर दी गई है। अनुच्छेद 26 सभी को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसा धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो धर्म विशेष के लिए व्यय किया जाए। इसी क्रम में अगला अनुच्छेद है 28, राज्य की किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 और 30, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान करता है, परंतु भारतीय संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को धर्म एवं भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा। राज्य समय समय पर इनकी मदद भी करता है। एक आखिरी और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों की अवहेलना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कुछ रिटें जारी करता है। ऐसी समस्याओं का समाधान संवैधानिक तरीके से किया जाता है, अतः इन्हें संवैधानिक उपचार कहते हैं। B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं नींव बताया था। अनुच्छेद 226 के अनुसार हाईकोर्ट भी कुछ इसी तरह की रिटें जारी कर सकता है। उन रिटों के नाम निम्नलिखित हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है अधिकार परीक्षा, तीसरा है परमादेश, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है उत्प्रेषण। एक आर्टिकल है आर्टिकल 34, ये मार्शल लॉ से संबंधित है। किसी क्षेत्र का प्रशासन सेना को सौंप देना, ये मार्शल लॉ है। भारत में पूरे देश में मार्शल लॉ का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु समय समय पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 से लागू किया जाता रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा नक्सलवादी इलाकों में समय समय पर लगाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।